राज्य विभाग की समीक्षा बैठक, सीएम धामी बैठक में होंगे शामिल। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चा। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में धर्मांतरण एक्ट पे संशोधन पर लगी मुहर, किए गए कड़े प्रावधान। जबरन धर्मांतरण पर 2 वर्ष बढ़ाया कारावास, जुर्माना भी अधिक। हाईकोर्ट हल्द्वानी पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत, 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा सत्र। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, तैयारी पूरी। अनुपूरक बजट पर तो सत्र में होगी चर्चा। भाजपा में अंतर्द्वंद, तीरथ त्रिवेंद्र के बयानों से पार्टी असहज, केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचा मामला। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वृद्धाश्रम खोलने व चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर दायर याचिका पर की सुनवाई। राज्य सरकार से 7 दिसंबर तक मांगा जवाब। और बद्रीनाथ धाम में बंद हुए आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट, तीसरे दिन वेद ऋचाओं का वाचन होगा बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी। अड़तालीसवीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का करेंगे शुभारंभ। दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पंतदीप पार्किंग में होगा कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ। हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का करेंगे शुभारंभ। दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पंतदीप पार्किंग में होगा कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का करेंगे शुभारंभ। दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पंतदीप पार्किंग में होगा कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ। हरिद्वार दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप में होंगे शामिल। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता आशु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशु, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, 1:30 बजे पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे और कबड्डी के चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे। लगातार इस चैंपियनशिप की तैयारियां की जा रही थी। पूरे देश भर से कबड्डी के खिलाड़ी यहाँ पहुंचे हुए, काफी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब मुख्यमंत्री 1:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे, उसके बाद इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हो जाएगा और नेशनल लेवल के काफी खिलाड़ी जो है वो इसमें अपना दमखम दिखाएंगे। उसके बाद तकरीबन 4 बजे के करीब मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो गए और जो कि लगातार मुख्यमंत्री का हरिद्वार दौरा है। कल भी हरिद्वार दौरे पर रहे थे, आज भी हरिद्वार दौरे पर रहे, तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी आशु, बात जाए कबड्डी प्रतियोगिता में कुल कितनी टीमें आई हैं और कहां-कहां से टीमों ने प्रतिभाग किया है? जी बिल्कुल, इसमें पूरे देश भर के जो राष्ट्रीय खिलाड़ी है और जो राज्य के स्तर के खिलाड़ी है, उन तमाम खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे। हर राज्य के तकरीबन हर राज्य के देश के कोने कोने से खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं। काफी संख्या में खिलाड़ी है जो नेशनल लेवल पर भी अच्छा कार्य कर चुके हैं और मेडल भी जिता चुके हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो तकरीबन 200 से 300 की बीच में जो खिलाड़ी हो, उनका बताया जा रहा है कि यहाँ पहुंचने की उम्मीद है और जो कबड्डी चैंपियनशिप होगी और उसमें लगातार जो देश के हर कोने से खिलाड़ी पहुंचते रहेंगे और चैंपियनशिप का आयोजन होता रहेगा। तकरीबन 3 दिन का एक कार्यक्रम है। उसके बाद इस जो यहाँ से प्रतिभा करेंगे उनको नेशनल लेवल पर भी भेजने की कोशिश की जा रही है। जी चलिए आशु, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, हरिद्वार आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर वहां कबड्डी चैंपियनशिप का करेंगे शुभारंभ।
पौड़ी जिले के अंकिता भंडारी वीआईपी की शिनाख्त के लिए अंकिता के मित्र पुष्प को लक्ष्मण झूला थाने के आईओ मनोहर सिंह रावत ने भेजे थे। कानपुर विधायक पत्रकार उमेश कुमार ने फोटोग्राफ पुष्प के उमेश कुमार के होने से इनकार करने पर तहकीकात क्यों कर दी गई? बंद क्या उमेश कुमार को वीआईपी के नाम पर फंसाने की थी साजिश? 16 दिसंबर को पुष्प ने बनवंतरा रिसोर्ट में देखा था वीआईपी टाइप का आदमी जो आधा दर्जन बाउंसरों के साथ लैस था। खबर लालकुआं से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत हल्दू चौड़ की ग्राम पंचायत जग्गी बंगार में विकास कार्यों में 45 लाख से अधिक का घोटाला हुआ है। इसका खुलासा मांगी गई आरटीआई से हुआ है। खुलासा होने के बाद भी गांव की ग्राम प्रधान के पति एवं घोटाले में शामिल अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अब तक आरटीआई कार्यकर्ता ने घोटाले की शिकायत क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री को पत्र सौंप कर की है, लेकिन केंद्रीय मंत्री को शिकायती पत्र सौंपे 4 दिन बीत जाने के बाद भी जांच ढाक के 3 पात बनी हुई है। इधर मामले के निष्पक्ष जांच के लिए और दोषियों पर बड़ी कार्यवाही को लेकर नाराज आरटीआई कार्यकर्ता ने अब तक मामले को हाई कोर्ट ले जाने की चेतावनी दी है। मैंने ग्राम जग्गी बंगार के लिए आरटीआई का आवेदन किया था, जिसमें मुझे आरटीआई प्राप्त हुई और जब मैंने स्थल में जाकर देखा और आरटीआई से मिलान किया तो कार्य वो कराए नहीं गए थे। उसमें बहुत ही भारी कमी पाई गई थी। तो जिस पर मैंने मौके पर ही सीडीओ साहब को कंप्लेन लिखी और उनके द्वारा जांच समिति का गठन किया गया, परंतु आज 15 नवंबर तक जांच समिति नहीं आई है। जांच समिति का तिथि का दिनांक थी 10 नवंबर जो आनी थी, परंतु आज इससे 5 दिन बीत चुके हैं, जांच समिति अभी भी नहीं आई है, जो कि अधिकारी को कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान को समर्थन करने का एक मुझे लगता है कि उनके द्वारा समर्थन किया जा रहा है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड की खबरों के बीच खबर इटावा से मिल रही है। आपको बता दें, रमाकांत कश्यप नामांकन के लिए निकले। इटावा से बड़ी खबर, सुभाषपा प्रत्याशी रमाकांत कश्यप नामांकन के लिए निकले। रमाकांत कश्यप का बयान, डिंपल यादव कन्नौज हारी, फिरोजाबाद हारी। रमाकांत कश्यप का यहां पर बड़ा बयान सामने आ रहा है डिंपल यादव को लेकर। डिंपल यादव कन्नौज हारी, फिरोजाबाद हारी। अब की बार मैनपुरी में है हारने की बारी। तो यहां पर सुभाषपा के प्रत्याशी ने यहां पर बड़ा बयान दिया है अपने समर्थकों के साथ। डिंपल यादव जो कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। इटावा से बड़ी खबर, जहां पर रमाकांत कश्यप आज नामांकन दाखिल करेंगे। सुभाषपा प्रत्याशी रमाकांत कश्यप नामांकन के लिए निकले। रमाकांत कश्यप नामांकन के पहले पूजा अर्चना कर बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिंपल यादव को लेकर एक बड़ा है कि डिंपल यादव कन्नौज हारी, फिरोजाबाद हारी और अब मैनपुरी हारेंगी। एक बड़ा बयान यहां पर रमाकांत कश्यप का। सुभाषपा प्रत्याशी है रमाकांत कश्यप, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है डिंपल यादव को लेकर। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से मैनपुरी की लोकसभा चुनाव की प्रत्याशी हैं। अब की बार मैनपुरी में हारने की है बारी। मैनपुरी में अपने समर्थकों के साथ नामांकन करके ठोकेंगे ताल चुनावी मैदान में। बड़ी खबर इटावा से, जहां पर रमाकांत कश्यप नामांकन के लिए निकले। सुभाषपा प्रत्याशी रमाकांत कश्यप नामांकन के लिए निकले। रमाकांत कश्यप का एक बड़ा बयान समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव को लेकर यहां पर दिया गया है। डिंपल यादव कन्नौज से हारी, फिरोजाबाद से हारी। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रेमचंद कश्यप, राष्ट्रीय सचिव प्रदेश महासचिव अजय यादव और जिलाध्यक्ष इटावा पृथ्वीराज कश्यप, जिलाध्यक्ष मैनपुरी मोनू कश्यप और सारे हमारे इटावा मैनपुरी के जो भी पदाधिकारी हैं सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। मैं तो अपने जो पिछड़े पछाड़े गए जो समाज के लोग हैं
माननीय ओम प्रकाश राजभर उन्हीं पर राजनीति करते हैं, जिनको आज तक अधिकार नहीं मिला है। जिस समाज को अधिकार नहीं मिला, वंचित समाज, वो पूरा वंचित समाज हमारे साथ में है और वंचित समाज को लेके हम लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं। जीत हमारी पक्की है। जीत तो ये मान के चलो कि 3.5 लाख कश्यप है, प्रजापति है, जो भी नाई समाज है, जो भी पिछड़े पछाड़े गए लोग हैं, सारे जातियों के लोग हमारे साथ में हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जीत हमारी पक्की है। इस खबर पर हमारे साथ इटावा संवाददाता प्रमोद दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सुभाषपा के प्रत्याशी रमाकांत कश्यप का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जहां पर वह नामांकन दाखिल करने के पहले डिंपल यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया उन्होंने कि कन्नौज हारी और भी जगह हारी और अब मैनपुरी में हारने की तैयारी है इस बार। क्या कुछ मायने दिखते हैं बयान के? जी बिल्कुल, आपको जिस तरीके से आज सुभाष से जो प्रत्याशी हैं रमाकांत कश्यप, वो अपने आवास से अपनी बेटियों का आशीर्वाद और अपने कुल देवता का आशीर्वाद लेकर के अपने आवास से मैनपुरी के लिए रवाना हुए हैं और आज उनका नामांकन होना है 11 साढ़े 11 के समथिंग। और उसी को लेकर के उनका बयानों में साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि डिंपल जो हमारी पार्टी की प्रत्याशी है मैनपुरी लोकसभा से, तो उसको लेकर के उनका साफ तौर पर कहना है कि कई जगहों से वो हारी हैं और अब की बार फिर से उनके हारने की एक बार फिर से बारी है। जी, अगर प्रमोद बात की जाए, डिंपल यादव समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, उसके बाद ये इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पर इनकी जो आपने बयानों में हमने सुना है कि जीत का दावा कह रहे हैं यहाँ पर कश्यप, तो क्या इस पर वोटरों पर कोई प्रभाव पड़ेगा मैनपुरी के? जिस तरीके से रमाकांत कश्यप के बयानों में साफ तौर पे दिख रहा है कि उन्होंने अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि 3.5 लाख के समथिंग वोट कश्यप समाज के वोटों में है और हमारी जीत होगी और डिंपल यादव की हार होगी। जी, आज नामांकन भी दाखिल करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। आज 11 साढ़े 11 के बीच में उनका नामांकन मैनपुरी लोकसभा की उसमें होना है, जो कि आज अपने जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में एकत्रित होकर के अपना नामांकन का पर्चा। चलिए प्रमोद, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, यहाँ पर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सुभाषपा प्रत्याशी रमाकांत कश्यप ने डिंपल यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने समाधान एनजीओ द्वारा प्रदेश के जनपदों में वृद्ध आश्रम खोलने व आश्रमों में अन्य सभी सुविधाओं के साथ ही चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 7 दिसंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तिथि नियत की है। पहले से ही सीनियर सिटीजन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में एक पीआईएल करी हुई थी और 2018 में इसमें डायरेक्शन दिए गए थे कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट में सेक्शन 19 में जो डायरेक्शन दिए हैं उनको फॉलो करें। उस ऑर्डर को आज के दिन तक भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है और उस ऑर्डर में स्पेसिफिकली ये भी कहा गया था कि अगर इस सब के लिए पर्सनली सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होंगे और इसको पूरी तरीके से मॉनिटर करेंगे, लेकिन इसमें आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से समाधान एनजीओ को आगे आना पड़ा है और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये पीआईएल डाली है। खबर रुड़की से, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के एक नशा मुक्ति केंद्र पर युवक ने मारपीट और मानसिक टॉर्चर करने का आरोप लगाया। वहीं युवक का कहना है कि नशा मुक्ति के कर्मचारी उससे जबरन बाहर से नशे का सामान मंगवा रहे हैं, इसलिए युवक मौका देखकर नशा मुक्ति केंद्र से फरार हो गया। आपको बता दें कि युवक ने इसकी शिकायत अपने परिजनों के साथ नजदीकी सिविल लाइन कोतवाली में की है और तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं जिस संस्था पर नशा मुक्ति करने का लोग भरोसा करते हैं, वही संस्था खुद पीड़ित युवकों को नशा खरीदने के लिए कह रही है।
मेरे ऊपर वहाँ ये दबाव बनाया गया कि मुझे पूरी रात स्टूल पे खड़ा करके रखते थे, पूरे दिन टॉर्चर करते थे और टॉर्चर करते थे बहुत ज़्यादा। अगर पेशाब करने के लिए बोल रहा तो बोल रहा कि अब से 2 घंटे बाद पेशाब करने जाना है, नहीं तो कोई डायरेक्शन नहीं है, आप पेशाब करने के लिए स्टूल से नीचे नहीं उतरोगे। और मेरे से बोलते थे जब तक तो स्मैक नहीं खरीद के ला के देगा, जब तक हम तुझे बिल्कुल भी स्टूल से नीचे नहीं उतारेंगे। टॉर्चर करते थे। दरअसल मामला ये है कि हमने जो हमारा भाई है, हमने उसको यहाँ पे एक अनमोल जीवन समिति नशा मुक्ति केंद्र है, उसमें हमने उसको एडमिट कराया था। कुछ टाइम रहा तो हम उसे रिटर्न लेके भी आ गए थे, तो फिर 2 दिन के बाद फिर से वो ऐसे ही नशा करने लगा था। तो फिर हमने उसको दोबारा उसी नशा मुक्ति केंद्र में जब डाल दिया तो सिचुएशन कुछ ऐसी ही चल रही थी। तो बता रहे थे कि मतलब मिल भी नहीं सकते आप इससे। तो कुछ पता चला कि ये नशा मुक्ति केंद्र वाला जो है, हेमंत इसका नाम है, ये जो है ना कि जो उसके पेशेंट है उससे नशा खरीदवाता है। एक सिविल लाइन कोतवाली के अंतर्गत संज्ञान में आया था, जिसमें नशा मुक्ति केंद्र में एक जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो व्यक्ति था उसके साथ मारपीट का प्रकरण संज्ञान में आया। इसमें तहरीर हमें प्राप्त हो गई है, उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो है कार्रवाई इन पे की जाएगी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। सीधे चलेंगे हरिद्वार, जहां पर पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुन लेते हैं। रहता है, लगातार हम लोगों के साथ जुड़े रहते हैं डॉक्टर कलाचंद जी एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंस एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस विशेष सम्मेलन में पूरे देश विदेश से मुझे बताया गया है कि आप सब लोग 275 के लगभग आपकी संख्या है, 275 से भी ज़्यादा, 275। तो आप सभी पधारी वैज्ञानिकों का मैं देवभूमि उत्तराखंड में आपका सभी का दिल की गहराइयों से सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं सच बताऊं तो आज मैं बिल्कुल नहीं आ सकता था यार। मेरा कार्यक्रम अर्ली इन द मॉर्निंग निकलने का था और कलाचंद जी मेरे पास आज से ठीक 2 दिन पहले आए थे। इन्होंने बताया कि इस प्रकार का कार्यक्रम आपका हो रहा है और इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने सोचा कि चाहे जो भी स्थिति हो, चाहे 10 ही मिनट आप लोगों के बीच में आऊँ, लेकिन जरूर आऊँगा। और सारे दिन भर के कार्यक्रमों को आगे पीछे किया और आप सबके दर्शन हुए। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इतने सारे वैज्ञानिक जो बहुत सारे विषयों पर लगातार यहाँ पर चर्चा करेंगे, लगातार अभी आप बता रहे थे कि ऑनलाइन भी डिम्डी जी ने बताया कि बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। और इस चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा वो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए एक अमृत का काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सम्मेलन में आप सभी पर्वतजनों द्वारा
जो विचार मंथन किया जाएगा, उस विचार मंथन से बहुत सी सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, उन सभी को एक साइंस टेक्नोलॉजी जो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा साधन है। और बार बार मैं क्योंकि जितनी मीटिंगों में जाता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हर समय साइंस की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। उनका कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होता है जिसमें साइंस टेक्नोलॉजी न हो। इसके कारण से जहां हमारी काम करने की जो आवृत्ति है वो बढ़ी है, आसान हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में सोचना भी, कल्पना करना भी दूर की बात थी, वह भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान बनाया है। मुझे यह भी बताया गया है कि इस सम्मेलन में आज का इसका जो सब्जेक्ट है वो सतत विकास हेतु हिमालय का भूविज्ञान है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि हिमालय और इसका भूविज्ञान, इसका महत्व देश दुनिया के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम गहराई से अध्ययन किया जाए तो हम पाते हैं कि हिमालय का भूविज्ञान हमारे विकास का सतत माध्यम है। लगातार जो सस्टेनेबल विकास है उसका एक बड़ा माध्यम है और हमें गर्व भी है। प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और इसके जितने भी विकास के आयाम हैं उन सभी को बनाते समय, उस पर आगे बढ़ते समय हमने एक चीज का विशेष रूप से ध्यान किया है कि इकोनॉमी भी बढ़नी चाहिए और इकोलॉजी भी बनी रहनी चाहिए। दोनों के बीच में संतुलन कैसे बना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ, मैं कहता हूँ ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ प्राकृतिक संपदा है, घने जल हैं, यहाँ लगातार 12 महीने बहने वाली हमारे यहाँ नदियाँ हैं, पर्वतराज हैं और शुद्ध वातावरण है, शुद्ध पर्यावरण है। और ये जैव विविधता ये पूरे देश और दुनिया में मैं कहूँ कि अपने आप में अलग से विशिष्ट है। तो यहाँ पर हरिद्वार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भू वैज्ञानिकों को लेकर एक बड़ी बात कर रहे थे। फिलहाल खबरों में बात करेंगे। भारत की राजनीति में हिंदू मुस्लिम का विवाद हर चुनाव में देखने को मिलता है। चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से हिंदू मुस्लिम वोटरों को लुभाने का कार्य करती हैं। देश आजाद होने के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। बड़ी संख्या में मुस्लिम पाकिस्तान गए थे तो पाकिस्तान क्षेत्र से रहने वाले हिंदू भारत आए थे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद इसको लेकर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि विभाजन के वक्त मुस्लिम धर्म के लोग पाकिस्तान चले गए थे, मगर काफी संख्या में आज भी मुस्लिम समाज के लोग भारत में रह रहे हैं। अगर इसी तरह विभाजन करना था तो फिर अखंड भारत ही सही था। वहीं दिल्ली और लखनऊ की घटना को लेकर शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जनता से अपील की कि ऐसी घटनाएं रोकने के लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। रोए खड़े हो जाते हैं, सुनकर के दिल दहल जाता है। ऐसी घटनाएं एक के बाद एक आप लोग रिपोर्ट कर रहे हो, चीजें हो रही हैं, तो बहुत दुख होता है ऐसी घटनाओं को सुनकर के। अब हमारा इसमें यही कहना है कि जो बहन चली गई उसके बारे में तो अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन घटनाओं से सबक जरूर सीख सकते हैं। जो बहनें अभी अभी हमारी विद्यमान हैं, उन बहनों से हम जरूर अपील करना चाहेंगे, बड़ी मार्मिक अपील करना चाहेंगे। एक भाई समझ करके हमारी अपील को वो लोग विचारें, सोचें, समझें कि हमारे साथ ऐसी घटना कल को ना हो। अब कोई दूसरी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। आज देश भर में भैरव जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए भैरव जयंती काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह दिन भगवान काल भैरव की पूजा के लिए समर्पित होता है। लोग इस दिन पर उपवास रखते हैं और भगवान भैरव की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन काला अष्टमी भी मनाई जाती है। मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कि आज के दिन काल भैरव जयंती मनाई जाती है। धर्मनगरी हरिद्वार के प्रसिद्ध भैरव मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और पूजा अर्चना की।
बहुत सिद्ध पीठ है और प्राचीन भी है। राजा दक्ष प्रजापति जी क्षेत्र में काल भैरव मंदिर आसारोड़ी कनखल विराजमान श्री काल भैरव जी और सभी भक्तजन बड़े धूमधाम से उनकी सेवा करते हैं। सभी मनोकामना पूर्ण होती है भक्तों की। पूजा हर एक प्रकार से है, फूल भी लाओगे उससे भी प्रसन्न है, वैसे खाली भी आओगे तब भी प्रसन्न है। वो तो बहुत उत्साह है, बड़े धूमधाम से मना रहे और भक्त लोग आ भी रहे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।